तो आइए आज हम हिंदी के BVI मोस्ट एंड अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे जो 10th 12th और प्रतियोगिता एग्ज़ाम सभी प्रतियोगिता एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए इस सब चैप्टर को हम अच्छा से पहले जान लेते हैं कि हमारे हिंदी में कौन सा चैप्टर है, कितना चैप्टर है, कितना पढ़ना पड़ेगा। आइए तो एक बार चैप्टर सब पढ़ लेते हैं। वर्ण एवं उच्चारण स्थान, शब्द विचार एवं वाक्य विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया, लिंग एवं वाच्य, कारक, अव्यय, वाच्य और निपात, उपसर्ग एवं प्रत्यय, संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विपरार्थक या शब्द विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्ति या शुद्ध एवं अशुद्ध शब्द, रस, छंद और अलंकार। तो ये सब हमारे सामान्य हिंदी जो हम टॉपिक शुरू से पढ़ेंगे बेसिक लेवल से, ये सब हिंदी का चैप्टर है और बारी बारी से सबको पढ़ेंगे। आज हम वर्ण एवं उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। तो अभी वर्ण पढ़ते हैं। वर्ण की परिभाषा देख लीजिए। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण जो है एक सबसे छोटी इकाई है, वह मूल ध्वनि है, छोटी से छोटी, जिसका हम खंड और टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। भाषा जो है, जो हम भाषा बोलते हैं, उसकी सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। एग्जाम्पल, अ, ह दीर्घई, व, च, क, ख इत्यादि। तो ये सब भाषा की एक सबसे छोटी इकाई है। उदाहरण से जानिए, राम और गया। राम और गया में जो है चार मूल ध्वनियाँ हैं जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं। राम और गया में चार मूल ध्वनियाँ हैं जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं। इसका मतलब कैसे हम समझेंगे? तो यहाँ पे देखिए, र हलंत है प्लस आ, ये मिलाकर रा हुआ। उसके बाद म हलंत प्लस अ, ये म हुआ, तो र आकार और म, तो राम हो गया। जैसे ये र हलंत है, तो इसको अब हम नहीं तोड़ सकते हैं। अगर हलंत नहीं होता तो र में भी अ निकलता, र प्लस अ होता, उसको तोड़ सकते थे। लेकिन जब हलंत लग गया, र हलंत म हलंत, अब इससे छोटा हम इसको नहीं कर सकते। जब र हलंत में है तो इसको अब हम छोटा नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं इसको। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ग हलंत जोर अ, जोर ग हलंत जोर अ, ये ग हलंत जोर अ मिलेगा तब ग होगा, और य हलंत जोर आ मिलेगा तब गया होगा। आ इसलिए है कि यहाँ पे य पर एक पाइप पड़ रहा है और आकार का हो रहा है, अ और आ। जैसे यहाँ पे देखिए, भाषा बनने का कर्म, एक भाषा का कर्म क्या होता है बनने का? पहले वर्ण बनता है, वर्ण से अक्षर बनता है, अक्षर से शब्द बनता है, शब्द से पद बनता है, पद से वाक्य बनता है। कहने का मतलब है कि एक वर्ण है। वर्ण में जैसे देख सकते हैं आप एग्जाम्पल में, अ, आ, व, च, क, ये सब वर्ण है। अब उस सबको मिला के अक्षर बनेगा, जैसे र हलंत, आ, अ, क हलंत, और ये सब मिलाकर वर्ण अक्षर होता है। और इस अक्षर को मिला के हम शब्द बनाते हैं, जैसे कमल, कमल, कमल बनाते हैं, मोहन बनाते हैं, कलम बनाते हैं। तो ये सब एक शब्द बनाते हैं और शब्द से ही पद बनता है, पद से ही वाक्य बनता है। अब पद बनता है कि सार्थक शब्द लिखेंगे, एक कमल, कमल और कमल लिखेंगे तो इसको अलग अलग टाइप से हम लिख सकते हैं। उसको लकम भी लिख सकते हैं, मलक भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सब सार्थक शब्द नहीं होगा। सार्थक शब्द होगा कलम,
और कमल, और उससे भी वाक्य बनता है। 4-5 गो शब्द लिखेंगे तो वो एक वाक्य का फॉर्मेट हो जाएगा। तो आई होप कि समझ गए होंगे अच्छे से। आइए वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट। वर्णमाला क्या होता है? वर्णमाला जानते हैं क्या होता है? वर्णों के कर्मबंध समूह को वर्णमाला ही कह रहा है। माला एक माले में जैसे गुथा रहता है, तो वर्णों के कर्मबंध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे वर्ण है तो उसके कर्मबंध व्यवस्थित समूह रहेगा, जैसे अ के बाद अ, आ, क, ख, ऐसे ग चलेगा सब। तो वर्णों के कर्मबंध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। प्रत्येक जो भाषा है, जैसे हिंदी भाषा है, इंग्लिश भाषा है, सभी अलग अलग का भाषा है, लैंग्वेज है, सबकी अपनी अपनी वर्णमाला होती है, अल्फ़ाबेट होती है। अंग्रेजी में जैसे जानते हैं ABCD जेड तक। देखिए यहाँ पे ये अ जो है सबसे छोटा है। अ एक वर्ण है, तो अ जो है वर्ण भी है और अक्षर भी है। ठीक, वर्ण के भेद। अब वर्ण जो है उसके कितने भेद हैं तो वो देखिए। हिंदी भाषा में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण जो है वह 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर यानी कि वोवेल वर्ण और व्यंजन कॉन्सोनेंट वर्ण। तो स्वर वर्ण को देखते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, स्वर वर्ण कहलाती है। स्वर जो खुद पे डिपेंड रहता है, जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं होती है, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी हो जाएगा अ, आ, हर्षई, दीर्घई, ये सब स्वर वर्ण है। स्वर वर्णों की संख्या जो है 11 है। स्वर वर्ण की संख्या 11 है। स्वर वर्ण की संख्या 11 में कौन सा आ जाएगा? तो अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दुर्ग उ, ए, ऐ, ओ, औ, री, औ और री, ये सब गिनेंगे तो 11 को पुर जाता है। ये सब स्वर वर्णों की संख्या, वो भी जो हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं। और लेखन के आधार पे 13 गो है। इसमें बस अंग और अ दोनों ऐड हो जाता है। तो स्वर वर्ण के उच्चारण में जब स्वर वर्ण का हम उच्चारण करते हैं, जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी, हर्षऊ, दीर्घऊ, ए, ऐ, सब का उच्चारण में कौन कौन सा जगह का उपयोग होता है, ये देखिए। स्वर वर्ण के उच्चारण में कंठ का, तालु का उपयोग होता है। जीभ होठ का नहीं, कंठ और तालु का उपयोग होता है मेरे स्वर वर्ण को उच्चारण करने में, बोलने में। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में जो है 11 स्वर होते हैं। जैसे हम बताए थे अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो स्वर के 2 भेद होते हैं। अब ये स्वर जो पढ़े 11 गो, अब उस स्वर का भी भेद है। अब स्वर का 2 भेद है, मूल स्वर, संयुक्त स्वर। स्वर का जो है 2 भेद है, एक तो मूल स्वर है और संयुक्त स्वर है। तो मूल स्वर में अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, ओ, ये सब मूल स्वर के अंतर्गत आ जाएगा। याद रखिएगा कि मूल स्वर, मूल कोई विशेष, तो अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, ए, ओ। उसके बाद संयुक्त स्वर देखिए। संयुक्त जो युक्त होता है, संयुक्त एक दूसरे। ए तो मूल स्वर में चल गया। अब यहाँ देखिए ऐ में जो है अ जोड़ ए, ये मिलकर ऐ बनता है। संयुक्त कहने से ही एक दूसरे से संयोग हो रहा है, संयुक्त हो रहा है। तो ऐ जो है अ जोड़ ए मिलकर ऐ बना। औ जो है अ जोड़ ओ मिलकर औ बना, इसलिए इसको संयुक्त स्वर कहते हैं, उसको मूल स्वर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल स्वर के 3 भेद होते हैं। अभी मूल स्वर जो है उसका 3 भेद होते हैं। पहले देखिए
स्वर के दो भेद हो गया था, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। अब मूल स्वर के भी तीन भेद हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। मूल स्वर के तीन भेद बचे, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब हर्ष स्वर के बारे में जानते हैं। हर्ष स्वर क्या है? हर्ष स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर जो है एक ऐसा स्वर है जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, कम से कम समय में उच्चारण करते हैं अपेक्षाकृत दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर के। जितना समय प्लुत स्वर, दीर्घ स्वर में लगता है उससे बहुत कम समय हर्ष स्वर में लगता है। तो हर्ष स्वर हो गया कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर हर्ष ई हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा, आ, हर्ष ई, हर्ष उ, ये सब हर्ष स्वर हो जाएगा। हर्ष स्वर चार होते हैं, देख लीजिए, आ, हर्ष उ और री। री की मात्रा, री जो है मात्रा के रूप में होता है, री के मात्रा के रूप में लगाई जाती है। री जो है ऐसे करके री वाला मात्रा के रूप में लगता है तथा उच्चारण री की तरह होता है। उच्चारण जो है उसको री ही पढ़ते हैं। जैसे संस्कृत लिखते हैं तो संस्कृत में ऐसे करके क में री लगा देते हैं ना, संस्कृत। तो वही री हुआ और इस री का पूरे री उच्चारण होता है। दीर्घ स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से दोगुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर जो है वो हर्ष स्वर के अपेक्षा डबल समय लेता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर जो होगा वह दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लेगा, तो इसको दीर्घ स्वर कहते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, दीर्घ स्वर 7 होते हैं, हर्ष स्वर 4 होता था और दीर्घ स्वर 7 हो रहे हैं। ये याद रखना होगा कि हर्ष स्वर जो है वह 4 और दीर्घ स्वर 7 है। तो दीर्घ स्वर 7 कौन सा है? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये दीर्घ स्वर हो गए। ये दो शब्दों के योग से बनते हैं। ये दीर्घ शब्द जो है, दीर्घ स्वर दो शब्दों के योग से बनते हैं। जैसे आ दीर्घ स्वर है ना, तो ये आ कैसे बना है? अ जोड़ अ से आ बना है। दीर्घ ऐ, दीर्घ ई जो है ये भी दीर्घ स्वर है, तो ये भी हर्ष ई जो हर्ष ई से दीर्घ ई बना है। दीर्घ उ को देखिए, हर्ष उ जो हर्ष उ से दीर्घ उ बना है। ए को देखिए, अ जोड़ हर्ष ई से ए बना है, अ जोड़ ए से ऐ बना है, ओ बना है, अ जोड़ हर्ष उ से ओ बना है, औ बना है, अ जोड़ ओ से औ बना है। आई होप कि अच्छा समझते होंगे। आगे चलिए, अब प्लुत स्वर, हर्ष स्वर दीर्घ स्वर पढ़ लिया। अब प्लुत स्वर का बारी है। हर्ष स्वर में हम सब पढ़े थे कि इसकी संख्या 4 होती है, दीर्घ स्वर की 7 होती है। हर्ष स्वर को बोलने में दीर्घ स्वर की अपेक्षा कम समय लगता है, दीर्घ स्वर को बोलने में हर्ष स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है। अब प्लुत स्वर देखते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय यानी 3 मात्राओं का समय लगता है प्लुत स्वर कहलाता है। प्लुत स्वर जो है वह दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लेता है, उसके बाद 3 मात्रा का उसमें समय लगता है, तो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। तो प्लुत स्वर समझ गए। इसका चिन्ह जो है ये सब, ये मतलब ये चिन्ह जो है ये मतलब वेद पुराण आदि लिखाता है उसमें काम करता है। इसका प्रयोग अक्सर पुकारते समय किया जाता है। ये चिन्ह जो है पुकारते समय किया जाता है, किसी को सुनो
राम ऐसे बोलते रहते हैं, तो ये पुकारते समय काम चिन्ह का उपयोग होता है। हिंदी में साधारणतः पलुत का प्रयोग नहीं होता है। हिंदी में जो है यह साधारणतः पलुत स्वर का कहीं पर प्रयोग नहीं होता है। यह वैदिक भाषा में पलुत स्वर का प्रयोग अधिक हुआ होता है। वैदिक भाषा जो वेद वाला भाषा होता है उसमें पलुत स्वर का प्रयोग अधिक होता है। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसे जो है हम त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा कि त्रिमात्रिक स्वर किसे कहते हैं, तो पलुत स्वर को ही हम त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। और कौन सा ऐसा स्वर है जिसका उपयोग वेदों आर में होता है, तो ये पलुत स्वर हो जाएगा। हिंदी में बहुत कम होता है तो पलुत स्वर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, आप आराम से बना सकिएगा। तो आगे चलते हैं। अयोगवा। अयोगवा तो वर्णमाला में ऐसे वर्ण जिनके गणना न तो स्वरों में और न ही व्यंजनों में की जाती है उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह कहने का मतलब ये है कि वर्णमाला के ऐसे वर्ण जिनका गणना यानी जिनकी गिनती जो है हम न स्वर में करते हैं और न ही व्यंजनों में करते हैं, उसे हम अयोगवाह कहते हैं। जैसे अंग और अ। स्वर में देखे थे अ आ हर्ष ई दीर्घई हर्ष दुर्गौ री लिए थे, अंग अ नहीं लिए थे। जैसे ए आई, उसके बाद ए आई भी था, ए आई ओ औ अंग अ। तो अंग अ को नहीं लिए थे, बस ओ तक औ तक ही लिए थे। तो ये दो छूट जाता था, तो इसको अयोगवाह में रखा गया है। आगे चलिए, समझ गए हैं। अंग को अनुस्वार तथा अ को विसर्ग कहते हैं। सबको जानते हैं कि अंग को अनुस्वार और अ को विसर्ग कहा जाता है। व्यंजन देख लीजिए। अयोगवाह के जो है 4 प्रकार होते हैं। अयोगवाह के 4 प्रकार: अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग, निर्नुनासिक। अयोगवाह के 4 प्रकार है। ये प्रकार को याद रखना है कि अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग, निर्नुनासिक। यह प्रतियोगिता एग्जाम में भी, परीक्षा में भी पूछा जाता है कि अयोगवाह के कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार होते हैं। ये सब याद रहना चाहिए। 4 गो भाग है। अब व्यंजन, कॉन्सोनेंट, जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन जो है एक वैसा वर्ण है जिनको बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। स्वर में देखे थे किसी उसको बोलने के लिए किसी भी अदर व्यंजन का या किसी का भी सहायता नहीं था, वो खुद से बोले जाते थे। लेकिन व्यंजन है जिसमें स्वरों की सहायता ली जाती है। जैसे क, ख, ग, च, छ, त, थ, द, भ, म इत्यादि। ये सब व्यंजन है और इसको बोलने में स्वरों की सहायता ली जाती है। क से विसर्ग तक सभी वर्ण व्यंजन है। क से विसर्ग तक सभी वर्ण जो है वह व्यंजन है। अब इसमें स्वर की सहायता कैसे पड़ी है, कैसे हम जानेंगे कि इसमें स्वर की सहायता पड़ी है, तो क को हम क कैसे बना है वो देखेंगे। तो क जोड़ अ होता है। क का उच्चारण कीजिए, क जोड़ अ। और बनने का बात कहिएगा तो क हलंत जोड़ अ रहेगा तो पूरा पूरा वो क होगा। अगर उच्चारण हम कर रहे हैं कि इसका उच्चारण जो है स्वर वर्णों की सहायता से हो रही है, तो इसको हम देखते हैं कि कैसे स्वर वर्ण की सहायता से होगा। तो जब हम क का उच्चारण करेंगे तो क के साथ ध्वनि अ का भी आएगा। ख का भी उच्चारण करेंगे तो लास्ट में अ आएगा। ग का भी करेंगे तो अ आएगा। तो इसलिए ये स्वर वर्ण के उच्चारण के साथ बोला जाता है, स्वर वर्ण की सहायता पड़ती है, तभी हम व्यंजन वर्ण का उच्चारण अच्छे से कर पाते हैं। बाकी अ जो है वह खुद में स्वर वर्ण है, तो स्वर वर्ण अ को बोलते हैं तो अ ही होता है, उसमें कुछ और ऐड होता नहीं है लास्ट से, इसलिए वह स्वर बोला जाता है। बाकी व्यंजन वर्ण में हम क बोलते हैं, ख बोलते हैं, ग बोलते हैं, म बोलते हैं, तो सबके लास्ट में अ आता ही है, इसलिए यह व्यंजन वर्ण है और स्वर की सहायता से बोली जाती है। तो क से
विसर्ग तक सभी वर्ण जो है व्यंजन है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनियाँ छिपी होती है। ये ध्वनि जो है ना वो अ दिखती नहीं है, उसको जब हम तोड़ते हैं, अलग अलग करते हैं, तब वो दिखती है, और उसके बाद जब उच्चारण करते हैं तो लास्ट में ध्वनिया में आती है वो। आई होप कि अच्छा समझते होंगे। आगे चलते हैं। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन जो है वो 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 कहने का मतलब यह है कि स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, घ, र ये कंठ का स्पर्श करते हैं। जब हम क वर्ण का उच्चारण करते हैं तो कंठ का स्पर्श होता है, यह क वर्ण कहलाता है। और च वर्ण में क वर्ण कहने का मतलब है कि क का वर्ण लगा तो क का शुरू करेंगे, क, ख, ग, घ, अंग, ये 5 होता है। च वर्ण कहेगा तो च, छ, ज, झ, यहाँ ये सब मतलब पूरे एक अथी में है, एक रो में अपना बना हुआ है। अगर यहाँ से कह देगा कि ख का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है तो कंठ से ही होगा, कंठ के स्पर्श से ही होगा। च का उच्चारण स्थान तालु के स्पर्श से होता है, ये मतलब तालु का स्पर्श करते हैं, तालु से होता है। और उसके बाद ट वर्ण का देखिए तो ट, ठ, ड, ढ, न ये मूर्धा का स्पर्श करता है उच्चारण करने में। त वर्ण का त, थ, द, ध ये दांतों का स्पर्श करता है। प का देखिए प, फ, ब, भ, म ये होठों का स्पर्श करता है। ये स्पर्श के साथ क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग ये व्यंजन के 25 स्पर्श व्यंजन 25 हैं जो स्पर्श से बोली जाती है। इसमें क्वेश्चन आ जाएगा कि च का उच्चारण स्थान बताइए, ट का उच्चारण स्थान बताइए, म का उच्चारण स्थान बताइए, प का भी बोल देगा। ऐसा कहेगा कि च का उच्चारण स्थान बताइए तो च वर्ग है तो च का उच्चारण स्थान तालु होगा। छ वर्ग है तो अब इसका मतलब नहीं कि इसका दूसरा हो जाएगा। च वर्ग के ही सब सदस्य हैं, च वर्ग के ही सब च, छ, ज, झ यहाँ मिलाकर ही च वर्ग बना है। तो च वर्ग का भी उच्चारण तालु से हो जाएगा, छ वर्ग का भी उच्चारण तालु से हो जाएगा। क वर्ग है उसका भी उच्चारण कंठ से हो जाएगा, ग का भी उच्चारण कंठ से हो जाएगा। ये क वर्ग है पूरे 5 मेंबर है इसमें, क, ख, ग, घ, अंग। इसमें क, ख, ग तक का उच्चारण कंठ से हो जाएगा। और ये ट वर्ग का ये सब जो लास्ट का अंक है, जैसे अंग हो गया, न हो गया, बड़ी न, छोटी न, ये सब अनुनासिक में आते हैं। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का अर्थ होते हैं भीतर उच्चारण के समय। अंतस्थ व्यंजन कह रहा है कि अंत का अर्थ होता है भीतर उच्चारण के समय जो व्यंजन मुख के भीतर ही रहे उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। वैसा व्यंजन जो मुख के भीतर ही रहे उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और अंतस्थ व्यंजन जो है चार होते हैं, य, र, ल, व। य, र, ल, व जो है अंतस्थ व्यंजन है और अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। र को जो है हम लुंठित कहते हैं, र का दूसरा नाम हम लुंठित कहते हैं। और न का दूसरा नाम, य का दूसरा नाम अधस्वर, ल का दूसरा नाम पार्श्विक और र का प्राकंपित भी होता है और लुंठित भी होता है। ये जो अंतस्थ व्यंजन है इसके दूसरा नाम भी है, याद रखिएगा, अच्छा रहेगा। ये सबको याद नहीं रहता है लेकिन आप सबको बताते हैं, अच्छा से याद रखिएगा। ये सब प्रतियोगिता एग्जाम में पूछ सकता है। प्रतियोगिता एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन अधिकतर उठ जाता है कि जो विद्यार्थी 10th 12th में पढ़े हुए और उसमें जो लॉजिक रहता है
जो कुछ लॉजिक का बात रहता है वहाँ से प्रतियोगिता एग्जाम की क्वेश्चन उठती है। तो अंतस्थ व्यंजन समझ गए कि 4 होते हैं, य, र, ल, व। अब इसमें य का दूसरा अंतस्थ व्यंजन के उच्चारण में य का दूसरा जान लीजिए नाम, तो अर्धस्वर, और र का जान लीजिए परकंपित या लुंठित, ल का पार्श्विक। तो आगे चले अब, जो व्यंजन मुख के भीतर ही रहे उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये तो समझ गए। उच्चारण के समय जिह्वा मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करे। जब हम उच्चारण करेंगे य, र, ल, व, तो ये जीभ जो है मुख के किसी भी भाग से स्पर्श न करे। जीभ जब मुड़ जाता है तो ल बोलने में जो है दोनों तरफ से गोल हो जाता है, गोले जो बन जाते हैं, यानी वायु निकलती है ल जब बोलते हैं। जीभ ऊपर की तरफ मुड़ जाता है, र बोलाता है। ये सब याद रखिएगा। तो आगे चलिए देखते हैं। अ के व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। जैसे कि हम पहले भी बताए थे कि अ जो है उसके अव्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। जैसे ख हलंत जोड़ अ, तो ये ख हुआ, प हलंत जोड़ अ बराबर प हुआ। क से ह तक हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन है। क से ह तक जो है वह हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन है। अब व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन जो है वह 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब देखेंगे स्पर्श व्यंजन को, अंतस्थ व्यंजन को और ऊष्म व्यंजन को। ये व्यंजन के 3 गो प्रकार है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन को देखिए। स्पर्श इससे पहले भी पढ़े थे। स्पर्श व्यंजन 25 गो था ना, जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, वही स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ होता है छूना, यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भाग, जैसे जीभ जो है मुख के किसी भाग जैसे कंठ, तालु, मुर्दा, दांत, ओष्ठ को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये हम पहले भी बता चुके हैं, फिर से अभी स्पर्श व्यंजन है तो अच्छा डिटेल से समझा देते हैं कि आप सबको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मन लगा के पढ़िए, जब जागे तभी सवेरा। ये सोचने की बात नहीं है कि अब मेरे पास समय नहीं है। जितना समय है काफ़ी समय है। समय को वेस्ट न करते हुए अपने समय को उपयोग में लाइए। जब जागे तभी सवेरा, मन लगा के पढ़िए। जितना पढ़ाते हैं उसको याद रखिए, अच्छे से पढ़िए, सभी एग्जाम के लिए काम आएगा और बहुत ही लाभदायक है। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ होता है छूना, यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भाग जैसे कंठ, तालु, मुर्दा, दांत अथवा होठ को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उन्हें जो है हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। समझ गए? अब आगे चलिए। अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के 3 भाग थे ना। स्पर्श व्यंजन के 3 प्रकार था, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। उस व्यंजन को जो हम संघर्ष व्यंजन भी कहते हैं, आगे पढ़ेंगे। पहले अंतस्थ व्यंजन पढ़ते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन जो है वह 4 होते हैं। थोड़ा सा इससे पहले अंतस्थ लिखा था तो हम उस पर डिटेल बोल दिए थे, अभी फिर से एक बार बता दे रहे हैं, आप सबको याद रहेगा अच्छा से। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व। क्वेश्चन सीधे पूछ देगा कि अंतस्थ व्यंजनों कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। लिख देगा कि य, र, ल, व कौन सा व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजन है। इसका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के स्पर्श
सटने से होता है। स्पर्श व्यंजन अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण जो है यह तालु, दांत और होठों के स्पर्श सटने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। कहीं भी जो है यह पूर्ण स्पर्श नहीं होता। इससे पहले बोले थे कि जीभ ऊपर की तरफ जीभ जो है ऊपर की तरफ मुड़ता है तो हम र बोलते हैं। जीभ जब मुड़ता है ल बोलते हैं तो दोनों तरफ से गोल हो जाती है, वायु निकल जाती है तो हम ल बोलते हैं। तो इसी तरह से होता है कि तालु, दांत और ओठों के स्पर्श सटने से होते हैं, ठीक, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। पूर्ण स्पर्श कहीं नहीं होता है। ये चारों अंतस्थ व्यंजन अर्धस्वर कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन जो है अर्धस्वर कहलाते हैं। अब ऊष्म व्यंजन देखिए। वे सभी वर्ण जिनके उच्चारण करते वक्त हमारे मुख से वे वर्ण जो है वे सभी वर्ण जिनके उच्चारण करते वक्त हमारे मुख से ऊष्म यानी ऊष्म का अर्थ होता है गर्म, अर्थात गर्म वायु बाहर की ओर निकलती है। उन सभी वर्णों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन कहने का मतलब है कि वे सभी वर्ण जिनके उच्चारण करते हैं, मतलब ऐसा वर्ण है जिसका हम उच्चारण करेंगे तो उसके उच्चारण करते समय हमारे मुख से जो है ऊष्म अर्थात गर्म वायु बाहर निकलती है, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन जो है वह 4 है। देखिए, हिंदी वर्णमाला में कुल 4 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। जैसे तालम स हो गया, मूर्धन्त स हो गया, दंत स हो गया और ह, इस सब को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन जो है 4 है। ये देखिए, पहले व्यंजन का प्रकार 3 था, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन में हम सब पढ़े थे कि 25 गो व्यंजन आता है, जिसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक। और उसके बाद इधर अंतस्थ व्यंजन जो है ये 4 गो है, उधर ऊष्म व्यंजन 4 गो है, तो ये 4 4 8 हुआ, और इधर स्पर्श व्यंजन 25 हुआ, ये 33 गो हो गए। 33 गो हो गया व्यंजन। चलिए आगे। ऊष्म व्यंजन देख लिए, तालम स, मूर्धन्त स, दंत स और ह को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। याद रखिएगा, तालम में से सीधे दे देगा और बोलेगा कि मतलब ऊष्म व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन में तालम स रहेगा, य रहेगा, म रहेगा, ल रहेगा, तो आप उस जगह पे ऊष्म व्यंजन को ढूंढने के लिए आप तालम स में टिक कीजिएगा। ऐसे करके क्वेश्चन दे देगा, पूछ लेगा कि ऊष्म व्यंजन में कितने संख्या होते हैं, या तालम स, मूर्धन्य स, दंत स, ह दे देंगे और बोलेंगे यह कौन सा व्यंजन है, तो आप बोलिएगा ऊष्म व्यंजन है। इस तरह से क्वेश्चन बनाइएगा। अब देखिए, हिंदी वर्णमाला में कुल 4 वर्णों जैसे तालम स, मूर्धन्य स, दंत स और ह को ऊष्म व्यंजन के रूप में माना जाता है। ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। पहले भी बताए थे कि ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अब क्वेश्चन आराम से आ सकता है कि किस व्यंजन को संघर्षी व्यंजन कहते हैं, तो ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण करते समय बाहर आने वाली श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं। जब व्यंजन के उच्चारण करते हैं तो उससे जो बाहर ध्वनियाँ, जो श्वास वायु जो निकलती है, उसके आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं। अब देखिए, अल्प प्राण और महाप्राण 2 हो गया, एक अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। तो याद रखिएगा कि एक अल्प प्राण होता है और एक महाप्राण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अल्प प्राण पढ़ेंगे, फिर महाप्राण पढ़ेंगे, ठीक। अल्प प्राण व्यंजन से निकला हुआ है कि उच्चारण करते हैं तो श्वसन मार्ग से जो वायु निकलती है उसमें 2 होते हैं, एक अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण व्यंजन, और दूसरा महाप्राण व्यंजन। तो देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण से मुख से कम हवा निकलती है और
हकार जैसी ध्वनि बहुत ही कम होती है वे अल्पप्राण कहलाते हैं। अल्पप्राण कहने का मतलब है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण से मुख से कम हवा निकलती है। अल्प अल्प यानी छोटा होता है, कम होता है। तो वैसे व्यंजन जिसके उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है और हकार जैसी ध्वनियाँ बाहर ध्वनियाँ जो है बहुत ही कम निकलती है, बहुत कम होती है, वे अल्पप्राण कहलाते हैं। सरल शब्दों में प्रत्येक वर्ण का प्रत्येक वर्ण का जो है पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण है। अल्पप्राण है प्रत्येक वर्ण का, जैसे क वर्ण, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, म वर्ग, जो भी है। 5 वर्ग है क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। तो इस सब में जो है इसका अल्पप्राण में पहला, तीसरा और पांचवा